मैं हरिओम हिंदी हाई स्कूल से जीजे शाह कक्षा 10 विषय विज्ञान का अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चलाने जा रहा हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए देखें। सबसे पहले प्रकाश की परिभाषा देखें तो आँख के अंदर जो विद्युत चुंबकीय विकिरण संवेदना उत्पन्न करते हैं उसे हम प्रकाश के रूप में जानते हैं। ये तरंग स्वरूप में होता है। आगे देखें तो प्रकाश का किरण, तो प्रकाश के प्रसरण की दिशा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जोड़ने वाले प्रकाश के सुरेख पथ को प्रकाश का किरण कहते हैं। अब प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आगे देखें तो प्रकाश का परावर्तन क्या है और उसके प्रकार। तो किसी भी वस्तु पर प्रकाश को आपात करने पर सतह पर से प्रकाश के पुनः लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नंबर 1, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। ये परावर्तन के दो प्रकार हैं। नियमित परावर्तन विद्यार्थी मित्रों, आप जानते हैं कि चिकनी और समतल सतह से जो परावर्तन होता है वह नियमित परावर्तन कहलाता है। जबकि अनियमित परावर्तन में जब सतह टेढ़ी मेढ़ी हो या गड्ढे और टेकरी वाली हो तो वहाँ पर जो परावर्तन होता है वह अनियमित परावर्तन कहलाता है। आकृति में आप देखेंगे कि एक समतल सतह है, चमकीली है, चिकनी है। वहाँ पर एक प्रकाश का किरण सतह के ओ बिंदु पर आपात होता है, उसे आपात किरण या आपतित किरण कहेंगे। और ओ बिंदु से वह प्रकाश पुनः लौटता है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो इस तरह ये आपात किरण और परावर्तित किरण ओ बिंदु से अब यहाँ एक अभिलंब खींचा, लंब बनाया, तो आपात किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना उसे हम आपात कोण I कहते हैं। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तित कोण कहते हैं, जिसे संकेत में R से दर्शाते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि ये प्रकाश का परावर्तन और उसके प्रकार। अब इसके बाद देखें तो परावर्तन के नियम। विद्यार्थी मित्रों, परावर्तन के नियम में आप सबसे पहला नियम जानते हैं कि I बराबर R, यानी कि आपात कोण और परावर्तन कोण का मूल्य समान होता है। फिर देखें तो आपात किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल यानी समान समतल में होती हैं। अब आगे देखें तो वस्तु का प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वस्तु के किसी बिंदु से कई किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी एक स्थान पर जब केंद्रित होते हैं
या केंद्रित होने का आभास होता है तो उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब, नंबर 2 आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं ले सकते। आगे देखें तो दर्पण के दो प्रकार, एक समतल दर्पण एवं दूसरा गोलीय दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतलीय हो उसे समतल दर्पण कहते हैं और प्रतिबिंब आभासी हो, वस्तु के समान और सीधा। प्रतिबिंब और वस्तु की साइज समान हो, प्रतिबिंब में भुजाएं उलटती हैं। इसके बाद ये समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी विशेषताएं देखी। अब समतल दर्पण का उपयोग एक तो दर्पण के रूप में, जो सीधे दर्पण के रूप में उपयोगी है चेहरा वगैरह देखने में या प्रतिबिंब लेने में, पेरिस्कोप के अंदर और कैलिडोस्कोप बनाने में भी समतल दर्पण का उपयोग होता है। इस तरह हमने प्रकाश का परावर्तन समझा। अब आगे देखें तो प्रकाश का अपवर्तन अर्थात क्या। तो विद्यार्थी मित्रों, इसे आप घर पर भी आसानी से देख सकते हैं और आप देखेंगे कि कांच का एक ग्लास लें जो पारदर्शी हो, उसके अंदर आधे ग्लास में पानी भर दें और पेंसिल को तिरछी रखें। तो पेंसिल से सतह से जब प्रकाश की किरण वायु में से यानी कि हवा में से जब पानी के अंदर प्रवेश करती है, तब आप यदि हवा और पानी की सतह को अलग करने वाली जो सतह है वहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो पेंसिल मुड़ी हुई दिखती है। इसका मतलब कि जब प्रकाश की तिरछी किरण एक पारदर्शी माध्यम से अन्य पारदर्शक माध्यम में प्रवेश करती है, तब दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण के प्रसरण की दिशा बदल जाती है और इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस तरह ये प्रकाश के अपवर्तन को हमने समझा। इसका मतलब कि जब प्रकाश की तिरछी किरण एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यम को अलग करने वाली सतह पर किरण के प्रसरण की दिशा बदलती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कांच के आयताकार या घनाभ टुकड़े या स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन किस तरह होता है, वो हमें सचित्र प्रयोग सह वर्णन करना है। तो यहाँ पर आप किताब खोलेंगे और पेज नंबर 191 पर चित्र देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये किताब को खोले है और यहाँ पर ये जो चित्र 10.10 है वो आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है वहाँ हम समझें। तो एक कांच का स्लैब लिया जो घनाभ है यानी कि लंबघन है, यानी कि चौड़ाई लंबाई ऊंचाई वाला है, और कांच का घनाभ जो है एक सफ़ेद कागज़ को ड्राइंग बोर्ड पर रखकर और उस घनाभ टुकड़े की चारों ओर पेंसिल की मदद से हमने उसका सीमांकन किया और ABCD नाम दिया। अब यहाँ पर हम दो आलपिन लेते हैं और E और F स्थान पर उन्हें
गाड़ देते हैं। जब ई और एफ को गाड़ा तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण गुजरेगी जो ए बी सतह पर ओ बिंदु से टकराएगी। तो इस तरह अब हम ए बी सतह के सामने की सतह पर जाकर इन ई और एफ स्थान पर गड़ी हुई आलपिन का प्रतिबिंब देखेंगे और उनकी सीध में दूसरी दो आलपिन जी और एच लगाते हैं कि जिससे ई एफ प्रतिबिंब ई और एफ का प्रतिबिंब तथा ई और एफ पर रही हुई आलपिन चारों चार एक ही लाइन में दिखे। और इसके बाद इस कांच के घनाभ टुकड़े को हटा लेते हैं, आलपिनों को निकाल लेते हैं और ई से एफ को जोड़ती हुई रेखा बनाई जो एक किरण प्रकाश का किरण बनी और ए बी सतह पर ओ बिंदु पर है। इसके बाद वह प्रकाश की किरण कांच के माध्यम में गति करती हुई ओ डैश बिंदु पर आती है। आप देखेंगे कि एक बार प्रकाश का अपवर्तन वायु से कांच में प्रवेश होने पर होता है और दूसरी बार अपवर्तन कांच से जब प्रकाश की किरण वायु में प्रवेश करती है तब वहाँ फिर से अपवर्तन होता है। अब ओ डैश सतह से फिर वह किरण आगे निकलकर GH मार्ग पर आगे बढ़ती है। अब हम O और O डैश बिंदु पर क्रमशः N और N डैश एक अभिलंब बनाया, जबकि O डैश बिंदु पर एक अभिलंब M और M डैश बनाया। तो इस तरह आप देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण EF O बिंदु से कांच में प्रवेश करती है तब वह अभिलंब से दूर हट जाती है और फिर जब प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तब वह किरण अभिलंब की तरफ झुक जाती है और जब सीढ़ी सतह पर वही प्रकाश की किरण कांच से वायु के माध्यम में आती है तब अभिलंब से आप देखेंगे कि वह दूर हट जाती है। तो इसका मतलब हम ये समझें कि जब प्रकाश की किरण वायु जैसे विरल माध्यम से कांच जैसे सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकती है, जबकि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है। ये हमने अपना निष्कर्ष निकाला और फिर अब आप आगे देखेंगे तो इस EF किरण को घनाभ कांच जहाँ पड़ा था उसी दिशा में आगे बढ़ाएं तो वह L स्थान पर सीढ़ी से मिलती है और आगे बढ़ाएं P तक तो ये निर्गत किरण GH और LP समांतर होती है, परंतु अभिलंब से O डैश L जितना विस्थापन करती है। इसे पार्श्व विस्थापन कहा जाता है। तो इस तरह घनाभ कांच के टुकड़े द्वारा जो अपवर्तन होता है उसमें जो है पार्श्वीय स्थानांतर होता है। तो इस तरह हमने ये कांच के स्लैब द्वारा होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को चित्र से समझा। अब इसकी पद्धति आप देखेंगे तो पेज नंबर 190 पर यहाँ दिया हुआ है, जो मैंने किताब में अंडरलाइन किया है। आप देखेंगे एक ड्राइंग बोर्ड पर सफ़ेद कागज की एक शीट ड्राइंग पिनों की सहायता से लगाई और फिर जो जो मैंने समझाया उस हिसाब से यहाँ पर ये पद्धति का वर्णन दिया हुआ है। तो किताब से आप
इसे तैयार करेंगे। और यहाँ पर भी पद्धति का एक लाइन है, ए बी के बिंदु O पर एक अभिलंब NN' खींचा तथा दूसरा अभिलंब MM' CD के O बिंदु पर खींचा। तो इस तरह ये इस प्रयोग की पद्धति हुई। अब विद्यार्थी मित्रों, इस प्रयोग का निष्कर्ष अवलोकन देखें। तो निरीक्षण है, प्रकाशीय किरण EF O पर हवा में से कांच में प्रवेश करता है, तब अभिलंब NN' की तरफ मुड़ता है और यह पहला अपवर्तन है। जबकि O' पर प्रकाश का किरण कांच में से हवा में प्रवेश करता है, तब MM' अभिलंब से दूर हटता है। ये दूसरा अपवर्तन होता है और LO' जितना पार्श्वीय स्थानांतर होता है, जैसा कि अभी हमने समझा था। तो इस पर से हमने ये 3 निष्कर्ष निकाले हैं कि प्रकाश की किरण पतले माध्यम से यानी हवा जैसे माध्यम से कांच जैसे सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह लंब की तरफ झुक जाती है या मुड़ती है। और नंबर 2, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर वह लंब से दूर हटती है। तीसरा, कांच के घनाभ स्लैब से प्रकाश के किरण का पार्श्वीय स्थानांतर होता है। आगे देखें तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम ये भी समझना आवश्यक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, यदि I आपतन कोण हो तथा R अपवर्तन कोण हो, तब sin I बटे sin R बराबर स्थिरांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष में अपवर्तनांक कहते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि यहाँ पर किताब के अंदर एक जरा भूल है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम यहाँ लिखा है, वहाँ अपवर्तन के नियम निम्नलिखित है। आपतितकरण, पहला नियम देखें तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन, जब त्रिकोणमिति आप आगे पढ़ेंगे तब ये साइन और कॉस ज्या जो कोण की होती है उसके बारे में आप सीखेंगे। अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं और इसके लिए सूत्र है sin I बटे sin R बराबर स्थिरांक। तो इस तरह इस मान को दूसरे मान का पहले मान के सापेक्ष में अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो इस तरह हमने ये अपवर्तन के नियम देखे। अब आगे देखें तो किताब के अंदर आप देखेंगे अपवर्तनांक हेडिंग है। उस अपवर्तनांक को समझने की कोशिश करें तो आप जानते हैं कि निर्वात में यानी शून्यावकाश में प्रकाश 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, जो कि प्रकाश की
किसी भी माध्यम में हो सकने वाली द्रुततम चाल है। अब आगे देखें तो आकृति 10.11 में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण पर विचार करें तो माध्यम से एक से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। यहाँ पर आप देखेंगे चित्र 10.11 है, जिसके अंदर माध्यम 1 के रूप में वायु लिया है और माध्यम 2 के रूप में कांच लिया है। अब मान लेते हैं कि प्रकाश की चाल माध्यम 1 में v1 है और माध्यम 2 में v2 है। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे संकेत में ईटा 2 से निरूपित करते हैं। इसे n नहीं बल्कि ईटा पढ़ेंगे। इसे समीकरण के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। ईटा को लिखने के लिए हमेशा याद रखें n बनाकर नीचे की तरफ थोड़ा बढ़ाएं। अब ईटा 2 बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल जो कि हमने v1 मानी है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 मानी है। अब इसी तर्क से माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष में अपवर्तनांक को ईटा 1 से निरूपित करें। जैसे कि यहाँ हमने ईटा 2 किया, वैसे ईटा 1 तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 बटे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1। अब यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है और यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यह केवल n2 से निरूपित करते हैं। यदि वायु में प्रकाश की चाल c है और माध्यम में प्रकाश की चाल v है तब माध्यम का अपवर्तनांक nm होगा। nm का सूत्र वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल होगी और इसका सूत्र ईटा m बराबर c बटे v होगा। माध्यम का यह निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक भी कहलाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो जल का अपवर्तनांक ईटा w 1.33 है। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा जल में प्रकाश का वेग का अनुपात 1.33 है। इसी तरह कांच का अपवर्तनांक ईटा g बराबर 1.52 है। तो इस तरह आप देखेंगे कि सारणी 10.3 में कई पदार्थों के अपवर्तनांक हमको दिए गए हैं। तो अब आगे देखें तो कुछ प्रश्न हैं, उसकी चर्चा करें। वायु में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण में तिरछी प्रवेश करती है तो क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगा या अभिलंब से दूर हटेगी, क्यों? तो विद्यार्थी मित्रों, वायु में गमन कर रही है, प्रकाश की किरण जल में प्रवेश कर रही है तो वह अभिलंब की ओर झुकेगी क्योंकि पानी प्रकाशीय सघन माध्यम है और उसकी अपेक्षा हवा यह प्रकाशीय विरल माध्यम है। और आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। तो इस तरह अपवर्तन के नियम पर से हमने इसका उत्तर दिया। अब एक प्रश्न है, किरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं, इनमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलेगा?
तो जो अभी हमने सारणी देखी थी, उस सारणी में से हमने केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44, तारपीन का अपवर्तनांक 1.47 और पानी का अपवर्तनांक 1.33 देखा। अब पानी का अपवर्तनांक कम है, अतः प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, क्योंकि जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसके अंदर प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो इस तरह हमने प्रश्नों की चर्चा की। अब आगे देखें तो आ रहा है गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन। तो किताब के अंदर पेज नंबर 194 में आप देखेंगे तो लेंस के बारे में पता चलेगा। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, वह लेंस कहलाता है। तो इस तरह आप देखेंगे कि यह लेंस है, इसकी दोनों सतहें घिरी हुई है, इसलिए गोलीय सतह है, इसलिए इसे हम लेंस कहेंगे। अब किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं और ऐसे लेंस को द्विउत्तल लेंस कहते हैं या सिर्फ उत्तल लेंस भी कहते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लेंस है कि जिसकी दोनों सतहें बीच से उभरी हुई है, इसलिए ये उत्तल लेंस कहलाएगा। इसके बाद उत्तल लेंस प्रकाश के किरणों को आकृति में दर्शाए अनुसार अभिसरित करता है, यानी कि केंद्रित करता है, यानी कि एकत्रित करता है। इसलिए उत्तल लेंसों को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब आप देखेंगे कि इस लेंस के एक सतह पर प्रकाश की किरणें अक्ष के समांतर आई और दूसरी तरफ एक बिंदु पर केंद्रित हुई, इसलिए ये अभिसारी लेंस कहलाता है। जबकि ये आप देखेंगे तो अवतल लेंस है, जो बीच से पतला है और किनारे से मोटा है। यहाँ पर जब समांतर प्रकाश की किरणें आपात होती है, तब वे अपसरित होती हैं, यानी बिखरती हैं, और इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो जो बीच की यहाँ पर हम देखें तो एक द्विअवतल लेंस अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से घिरा है। अंदर की ओर ये गोलीय पृष्ठ है और जो किनारे से मोटा है और बीच से पतला है, इसे हम द्विअवतल लेंस या मात्र अवतल लेंस कह सकते हैं। ये प्रकाश के किरणों को अपसारित करता है, इसलिए इसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो इस तरह ये लेंस के बारे में समझे। अब इसके बाद लेंस के कुछ भाग या उनके अंग देखें तो उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर लेंस के अंगों को देखें तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों हम समझेंगे वक्रता केंद्र। किसी लेंस में चाहे वह उत्तल हो या अवतल हो, दो गोलीय पृष्ठ होते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। आप देखेंगे विद्यार्थी मित्रों, तो जैसे कि ये एक उत्तल लेंस मैंने बनाया है। अब इसको इसकी उभरी हुई सतह को यदि एक गोले के रूप में मैं लेता हूँ, तो इस तरह दूसरी उभरी सतह को भी एक गोले के रूप में दर्शाएं, तो यहाँ पर
गोलों के जो दो केंद्र मिले उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और यहाँ लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। अब आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र को C से दर्शाते हैं, पर यहाँ पर दो वक्रता केंद्र होने से C1 और C2 से दर्शाते हैं। अब C1 और C2 से निकलने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं। ये C1 और ये C2, यहाँ से एक रेखा जो निकले वह मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये मुख्य अक्ष के बारे में समझा। अब लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, जिसे O से निरूपित करते हैं। अब यहाँ देखेंगे ये उत्तल लेंस है और यह मुख्य अक्ष है। इसको यदि इस तरह जोड़ें तो यहाँ पर जो बिंदु मिलता है वह प्रकाशिक केंद्र O कहलाता है। अब गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास, जो व्यास होता है, वह द्वारक कहलाता है। तो इस तरह ये हमने लेंस के कुछ भागों के अंगों के नाम देखे और समझे। अब आगे देखें तो कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जिसमें उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर बहुत सी किरणें आपतित होती है। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित होती है, यानी केंद्रित होती है। तो मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। और अब एक अवतल लेंस का व्यवहार देखें। अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की अनेक किरणें आपतित हो रही है। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है। तो मुख्य अक्ष पर का यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। अब इस तरह हमने ये मुख्य फोकस की परिभाषा देखी। अब आगे देखें तो फोकस दूरी। किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे संकेत में हम छोटे f से दर्शाते हैं। तो इस तरह ये हमने मुख्य फोकस और फोकस दूरी या केंद्र लंबाई के बारे में हमने समझा। अब लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सारणी दी हुई है। बिंब यानी वस्तु, तो वस्तु की स्थिति यदि लेंस के अनंत पर रखी जाए तो प्रतिबिंब फोकस F2 पर बनेगा। फिर प्रतिबिंब का अपेक्षित साइज बहुत छोटा होगा, बिंदु आकार का, और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगी और उल्टा होगा। इसी तरह ये अलग अलग स्थान की वस्तु के स्थान दिए हैं, उससे प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे ये दिया है, और प्रतिबिंब का अपेक्षित साइज कैसी होगी वह दी है। ये तैयार करना चाहिए, इस पर से प्रश्न बनते हैं। आगे देखें तो जिस तरह हमने उत्तल लेंस की ये सारणी देखी बिंब की स्थितियों के लिए, वैसे ही अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उसकी भी ये सारणी दी है। एक अनंत पर और एक अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच रखने पर, अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब फोकस F1 पर बनता है। प्रतिबिंब छोटा बनता है, बिंदु आकार का, आभासी और सीधा होता है। और अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच वस्तु को रखें, यानी कि बिंब को रखें, तो F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच बनता है। प्रतिबिंब छोटा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। अब विद्यार्थी मित्रों, लेंस से
जब किरण के आरेखों के द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब का बनना समझें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए तो अपवर्तन के बाद वो मुख्य फोकस F2 पर केंद्रित होती है। इसी तरह अवतल लेंस में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तब वह अपसारित होती हुई नज़र आती है और वह मुख्य फोकस पर से आ रही हो ऐसा हमें आभास होता है। अब मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है। आप देखेंगे ये एक लेंस है। जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आई तो अपवर्तन के बाद दूसरी तरफ लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर पसार हुई। इसी तरह ये स्थिति अवतल लेंस के लिए दी है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलने वाली प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। इसे इस चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरण आई है और ऐसा आभास होता है कि ये मुख्य केंद्र पर जा रही है और वह अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल रही है। इसी तरह तीसरी स्थिति समझें तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से अवतल लेंस या उत्तल लेंस में कोई भी प्रकाश की किरण पसार होगी तो वह अपवर्तन के बाद किसी विचलन के बिना विचलन के सीधी सीधी निर्गत होगी, यानी दूसरी तरफ निकलेगी। तो ये हमने किरणों का आरेखों के उपयोग से लेंस के प्रतिबिंब नक्की किए। अब विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कुछ किताब के अंदर पेज नंबर 199 पेज के ऊपर कुछ चित्र दिए हैं जिन्हें तैयार करना चाहिए कि वस्तु को जब अनंत पर रखा जाए तो लेंस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। इसी तरह ये अलग अलग स्थितियों के लिए ये अलग अलग चित्र दिए हैं तो इन्हें तैयार करना चाहिए। इसी तरह अवतल लेंस के लिए भी ये दोनों चित्र तैयार करना चाहिए जिससे प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति जो पीछे सारणी में देखे हैं उसके ये चित्र दिए गए हैं। अब आगे देखें तो लेंस सूत्र यानी वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी यानी कि केंद्र लंबाई के बीच संबंध दर्शाने वाले सूत्र को लेंस सूत्र कहते हैं। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसे हम लेंस सूत्र कहते हैं। इसके बाद आगे विद्यार्थी मित्रों हम समझेंगे आवर्धन के बारे में। तो आवर्धन यानी क्या? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लीजिए h डैश है और बिंब की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई h है तो उनके अनुपात को हम आवर्धन m कहते हैं। यदि आवर्धन बिंब की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v से संबंधित है तो आवर्धन m बराबर, सूत्र याद रखिए, h डैश बटे h बराबर v बटे u होगा। तो इस तरह ये हमने आवर्धन के बारे में समझा। अब आगे देखें तो लेंस की क्षमता को हम पावर के नाम से जानते हैं। अब लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश के किरणों को अभिसरण यानी कि केंद्रित करना या अपसरण यानी बिखेरने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त करते हैं। इस लेंस की क्षमता को लेंस का पावर भी कहते हैं। इसे अक्सर
P द्वारा दर्शाया जाता है। तो लेंस का पावर P बराबर सूत्र याद रखिए 1/f, जहाँ छोटा f यानी फोकस दूरी यानी केंद्र लंबाई। अब लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर याद रखिए, इसे D द्वारा दर्शाया जाता है। और एक डायोप्टर की कोई परिभाषा पूछे तो देखिए किताब में दी है कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। एक डायोप्टर बराबर 1 प्रति मीटर। आप नोट कर सकते हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धन होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋण होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने इस पाठ के आवश्यक सारे मुद्दों की चर्चा और छनावट की। इसको तैयार कीजिए और जय हिंद, जय भारत।